Dear students, myself Meenakshi Mrinal Kumar, Department of Political Science, Boys Section, मारवाड़ी कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारी ग्रुप भारतीय राजनीति स्वतंत्रता के पश्चात के अंतर्गत हम लोग 9वां चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति, या फिर न्यू टेंडेंसीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्तियाँ। कुछ किताबों में अलग अलग हेडिंग्स हैं, लेकिन चैप्टर में जो बातें हैं दोनों वही हैं, है ना। इससे कुछ किताबों में अलग है, इसे आपको चैप्टर अलग नहीं समझना है। ये हमारा चैप्टर 9 है। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कि भारतीय राजनीति में जो नई प्रवृत्तियाँ आई, नए परिवर्तन हुए, इनके ये किस तरह से हमारे भारत में सामने उभर कर के आई थी और इन परिवर्तन का क्या परिणाम रहा, इन सभी बातों पर हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय राजनीति में 1990 के दशक में, या इस दौरान हम कह सकते हैं, हमारे भारतीय राजनीति के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन हुए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी। तो ये परिवर्तन हम अपने भारत में तो देखते ही हैं, साथ दुनिया की राजनीति में भी कतिपय परिवर्तन हुए थे। यानी 90 के बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को भी देखें तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। वो क्या था? सोवियत संघ का विघटन, समाजवादी जगत का बिखर जाना हो गया, जिसके कारण उदारीकरण की लहर आ गई, देशों के बीच दूरियां मिटने लगी, लोगों के बीच संपर्क बढ़े, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, और इसी बीच भूमंडलीकरण का हम नाम भी दिए। तो ऐसे विकासों को देश की आर्थिक व्यवस्था पर निश्चय रूप से प्रभाव पड़ा था। तो इस बदलाव में हम लोगों ने और भी कुछ देखा कि संविधान में संशोधन करके अपने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, राजनीतिक भागीदारी तथा इनकी गतिशीलता में बढ़ोतरी हो गई। केंद्र सरकार ने 1991 में उदारीकरण और आर्थिक नीतियों को भी लागू किया था। बहुत सारे दल ने इन बातों का विरोध भी किया। साथ ही भारत की राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद तथा हिंसक अलगाव की भी आंतरिक चुनौतियां उभरकर सामने आ गई थी। तो भारतीय राजनीति की ये सारी प्रवृत्तियां आज भी विद्यमान है और गतिशील है। तो यहाँ पर हम इस पर ही चर्चा करेंगे। 90 के दशक में जो परिवर्तन हुए थे, ये पिछले जो हमारी राजनीतिक प्रवृत्तियां रही, उन पर उनका काफ़ी बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है। नेहरू के विकास प्रतिमान की जगह मनमोहन सिंह का विकास प्रतिमान आया। कांग्रेस के समय कांग्रेस द्वारा स्थापित एकल आधिपत्यशाली प्रणाली की व्यवस्था चले जाने से स्थानीय व क्षेत्रीय दलों का बहुत ज़्यादा विकास हो गया था। समाज में पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग राजनीति में सक्रिय हो गए। तो कुछ दलों ने
सांप्रदायवाद का सहारा लेकर के सांप्रदायवाद का सहारा लेकर के अपनी स्थिति को भी बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस स्थिति में आश्चर्यजनक तरीके से बदलाव भी देखे गए। तो अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियां जो सामने उभर कर आई थी, इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि भूमंडलीकरण की जो चुनौती हमारे देश में सामने आ गई थी वो क्या था। प्राचीन युग से ही लोग, हम अपने भारत के तहत देखते हैं कि लोग गाँव में रहते थे। हमारे भारत को गाँव का देश भी कहा गया है। तो सारा जीवन उसी ग्राम में सीमित होता था, लेकिन और हमारी सोच जो थी वो ग्रामीण जीवन तक सीमित थी। धीरे धीरे व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ, नगर राज्य की जगह साम्राज्य स्थापित हो गया। अब लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया। वे घूमने फिरने का दायरा बड़ा कर लिए। उनका अन्य धर्म, जाति, समुदाय व संप्रदाय के से भी संपर्क हुआ। तो एक दूसरे को प्रभावित, और ये जो संपर्क था एक दूसरे को प्रभावित भी किया। स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण और देशीकरण की भी प्रगति हुई। और आधुनिक युग में यातायात, संदेशवाहक क्षेत्र, चमत्कारी प्रगति हुई। थोड़े समय में लोग एक दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का ऐसा विकास हुआ है कि लोग घर बैठे पूरे विश्व की बातों से अवगत हो जाते हैं और संपर्क बना लेते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी भाग में होने वाली घटना को सचित्र देख भी पाते हैं। तो किन्हीं लोगों की प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किन लोगों ने क्या कहा, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी व्यवस्था को इस तकनीकी के द्वारा हम देख पा रहे हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो था, यहाँ पर हम लोग ये भी देख पाएंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश की जो स्थिति रही थी वो था सभी लोगों को, सभी दलित जातियों को शिक्षा संस्थाओं में स्थान का आरक्षण दिया जाने लग गया। फिर 1950 के संविधान जब हमारा लागू हुआ, संविधान के लागू होने से यहाँ हम समानता स्थापित की गई। धर्म, जाति, नस्ल आदि सभी के आधार पर हमारा भेदभाव जो था वो वर्जित किया गया, हटाया गया। तो इस तरह से मद्रास उच्च न्यायालय ने यहाँ पर अपने निर्णय अनुसार मद्रास को में मेडिकल कॉलेज, दलितों के स्थानों, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को अवैध भी बताया। तो ऐसी स्थिति में जहाँ दलित आंदोलन शुरू हो गए, प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार ने तुरंत संविधान में पहला संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की कि राज्य में अनुसूचित जातियों तथा सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को के हितार्थ भेदभाव की नीति अपना सकता है। इसी के लिए वहाँ इसमें परिवर्तन किए गए। तो ऐसी जातियों के लिए 15% तथा जनजातियों के लिए 7.5% के स्थान के आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो अमेरिका में ऐसी व्यवस्था जो राज्य की सकारात्मक क्रिया इसको कहा जाता है, जिसके तहत वहाँ जैसे निग्रो बच्चे हैं, अफ्रीकन बच्चे हैं, उनको राज्य की ओर से सहायता दी जाती है। तो यहाँ पर हमारे भारत में भी इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की गई और इसे लागू भी किया गया। लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों को इसका लाभ नहीं मिल सका। ऐसे वर्ग जो थे, वर्गों की पहचान 55 में कालेकर आयोग की रिपोर्ट आई कि जिसे सर्वसम्मति से न लिखे जाने के कारण नेहरू सरकार ने अस्वीकृत कर दिया था। फिर 80 में मंडल आयोग आए। इसकी रिपोर्ट में हम लोग ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो सरकार अपनी लागू की, यहाँ पर भी उन्होंने आरक्षण व्यवस्था
को बरकरार रखा और सरकारी सहायता के लिए शिक्षण संस्थानों में 27% स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मंडल केस को भी वैध ठहराया, क्योंकि अगर एकदम से हटा देने पर भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो सकती थी, लोग पसंद नहीं कर सकते थे, अपनी सरकार का बायकॉट तक कर सकते थे। तो यहाँ पर 27% मंडल आयोग ने इसको देने की आरक्षण व्यवस्था देने की सुविधा की और इसे वैध भी ठहराया गया। फिर 1967 के आम चुनाव ने राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन का इतिहास शुरू हो गया था। बम्बई प्रांत में अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही थी, जिसे कांग्रेस के प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी थी। लेकिन अब जो कांग्रेस गिरते नेतृत्व के कारण स्थानीय, क्षेत्रीय और वर्गीय संगठन उभरने लगे थे। तो फिर अब देखेंगे यहाँ पर कि 1966 में महाराष्ट्र में शिवसेना बनी। 72 में दलित पैंथर्स का जन्म हुआ। आप लोग पिछले क्लास में देख भी चुके होंगे कि किस किस तरह से हमारे देश में आंदोलन करके इन पार्टियों का, इन वर्गों का जन्म भी हुआ था। तो इस दलित वर्गों के उभरते हुए आक्रोश का परिचय दिया था दलित पैंथर्स। फिर 1981 में कांसीराम ने DMK 4 बनाई थी। उसे 1984 में बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया गया। दलित जातियों के शोषण व उत्पीड़न की दुहाई देकर बिहार में भी जनता दल का निर्माण हो पाया, तो राष्ट्रीय जनता दल का बना था। और इस तरह से हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रीय पार्टी का उदय इस दौरान हो पाया। अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि 90 के दशक में भारतीय राजनीति में उभरती जो प्रवृत्तियाँ थी वो क्या थी। 90 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले बहुत सारी प्रवृत्तियाँ थी। इन प्रवृत्तियों में या इन चुनौतियों में क्या क्या परिणाम उभर कर सामने आए, इनको हम लोग यहाँ पर इनकी चर्चा कर लेंगे। 90 के दशक में हम अगर ऐसे देखें तो लगभग 5 बातों पर विशेष बदलाव लाया गया था। सबसे पहले में हम देखेंगे कि कांग्रेस का अंत जब हुआ उसके कारण क्या थे, इन सभी को हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्लास में देखा है। यानी कांग्रेस का अंत के समय कांग्रेस के प्रभाव में बहुत कमी आ गई थी। यानी एक छत्र जो उसका शासन था वो समाप्त हो गया था। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा था और इस चुनाव के कारण कांग्रेस पार्टी जिसके अंतर्गत 1984 में लोकसभा चुनाव में 415 सीटें प्राप्त हुई थी। उस आधार पर अब के समय में क्या था, सिर्फ 197 सीट ही जीत पाई थी। तो काफ़ी गिरावट हो चुकी थी इस चुनाव में भी। तो कांग्रेस प्रणाली यहाँ समाप्त हो चुका था और अनेक अन्य पार्टियां जो थी इससे अपेक्षा अधिक समय तक सत्ता पर प्रभाव रहा। लेकिन जो प्रमुखता इससे पहले प्राप्त थी कांग्रेस पार्टी को, इसमें काफ़ी प्रभावहीनता की स्थिति आ गई थी। इसके बाद हम दूसरा जो कारण हम कह सकते हैं या जो दूसरे परिवर्तन जो हुए या दूसरी प्रवृत्तियां जो थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी भी देखा कि राजनीति में मंडल मुद्दों का उदय हो चुका था। यानी जो आरक्षण की बात चल रही थी, आरक्षण में 1989 के चुनाव के पश्चात देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और 90 में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था।
तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार में नौकरी तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान था। तो इस परिणाम स्वरूप पूरे देश में मंडल के विरोध में बहुत सारी हिंसक घटनाएं शुरू हो गई थी और इस आयोग की सिफारिशों के समर्थकों ने विरोधियों के बीच बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था और मंडल मुद्दे के नाम से जाने लगा। तो इस मुद्दे को 1989 के बाद से राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव अपना डाल पाया। तीसरे कारण थे नए आर्थिक सुधार हुए। इस दौर में विभिन्न सरकार के द्वारा आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी जिसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन आ चुके थे। इन परिवर्तनों को ढांचागत समायोजन कार्यक्रम या और नए आर्थिक सुधारों का भी नाम दिया गया था। इस आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा में जो उनके मूल अर्थ थे उनको बदल दिया गया था। यानी आर्थिक नीतियों को विभिन्न आंदोलन व संगठनों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई थी। इसके बावजूद भी इस अवधि में अपनी सभी सरकार को नई आर्थिक नीतियों को सभी सरकार ने अपनी इस आर्थिक नीति को अपनाया था। धार्मिक संगठनों का उदय भी हुआ था। हम अन्य कारणों में देखेंगे कि धार्मिक संगठनों का भी इसमें उदय हो चुका था जिसने अपने धर्म के आधार पर बहुत सारी बातों को सामने रखा और धर्म के आधार पर राजनीति की भी शुरुआत की गई थी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक विवादित मुद्दा भी यहाँ पर उभर कर सामने आया था। फिर नेक्स्ट में हम कारण में भी देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुए थे, क्या चुनौतियाँ थी। मई 1991 में चुनाव का प्रचार और प्रसार के दौरान राजीव गांधी तमिलनाडु के दौरे पर थे और लिट्टे से जुड़े आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। तो इस घटना का प्रभाव जो था कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया था। 1991 के चुनाव में कांग्रेस के विजय के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। तो बहुत सारे चुनौती भी हमारे देश में आई, बहुत सारे परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण हमारे देश में किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था और यही पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाने के कारण हमने देखा है पिछले अपनी राजनीति के दौर में कि किस तरह से इन सभी के कारण कांग्रेस के सामने चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था और किसी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिल पाने के कारण हमारे देश में